नमस्कार दोस्तों, जेसी क्लासेज में आपका स्वागत है। जेसी क्लासेज के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट एग्जाम 2022 सोशियोलॉजी का जो सेकंड पेपर है। उस सेकंड पेपर सोसाइटी इन इंडिया उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जिन्हें आप गहन तैयारी करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा आपके सिलेबस को पूर्ण रखा गया है, किंतु प्रश्न पत्र जो है वो आपको आधा कर दिया गया है, जिसमें आप 50% प्रश्न करेंगे, 50% आपको नहीं करने हैं। यानी कि आपको 50% प्रश्नों को ही करना है। अब वो आपकी इच्छा है, शॉर्ट आंसर करें या लॉन्ग आंसर करें, ये आप स्वयं अपने ऊपर डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन 50% करने के बाद 50% आपको उसमें से ही एवरेज निकाल करके दे दिया जाएगा। तो आज हम देख रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट एग्जामिनेशन 2022 सोशियोलॉजी सेकंड पेपर सोसाइटी इन इंडिया। महत्वपूर्ण प्रश्न है। द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन हैं? सांप्रदायिकता को परिभाषित कीजिए। सांप्रदायिकता जिसके अंतर्गत दो विभिन्न धर्मावलंबियां जो है या जो समाज के ऐसे लोग हैं जो अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, दूसरे को हीन मानते हैं, वो सांप्रदायिकता कहलाती है। भारत में सांप्रदायिकता तनाव के लिए जिम्मेदार दो कारण बताइए। इसके लिए कारण है, एक तो कट्टरवादता जो कि समाज में विद्यमान है, दूसरा है कि समाज के ऐसी शक्तियां जो कि समाज को विखंडित करना चाहती, देश को विभाजित करना चाहती है, वो सांप्रदायिकता के लिए उत्तरदायी हैं। संस्कार को परिभाषित कीजिए। संस्कार शब्द संस्कृत से बना हुआ है। संस्कार का मतलब होता है जिसे धारण किया जा सकता है, यानी कि संस्कार जो है वो संस्कृति का पार्ट है। भूमि ने जाति को और मशीन ने वर्ग को जन्म दिया, यह कथन किसका है? भूमि ने जाति को और मशीन ने वर्ग को जन्म दिया, ये कथन किसका है? संस्कृतिकरण को परिभाषित कीजिए। संस्कृतिकरण ये श्री एम.एन. निवास का कॉन्सेप्ट है। संस्कृतिकरण उन्होंने 4 कॉन्सेप्ट दिए: संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, प्रभु जाति और तो ये जो संस्कृतिकरण है, संस्कृतिकरण का मतलब क्या है? कि संस्कृतिकरण का मतलब है कि जो एक समाज दूसरे समाज की संस्कृति को ग्रहण करता है तो वो संस्कृतिकरण कहलाता है। पश्चिमीकरण से आप क्या समझते हैं? पश्चिमीकरण का अभिप्राय है कि भारतीय संस्कृति जब बाह्य संस्कृति को ग्रहण करती है तो पश्चिमीकरण कहलाता है। बच्चों के विरुद्ध हिंसा को रोकने के कोई 2 उपाय बताइए। बच्चों के विरुद्ध जो हिंसा हो रही है, उस हिंसा को रोकने के कोई 2 उपाय बताइए। अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम कब लागू हुआ? अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम कब लागू हुआ? यानी कि महिलाओं के अनैतिक व्यापार निषेध कानून कब लागू हुआ? भारत में पुनर्वास की आवश्यकता क्यों है? भारत में पुनर्वास की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जो हमारी विकास की योजनाएं हैं, जैसे नदी हैं, सड़कें हैं, जैसे पशुओं के लिए जैसे राष्ट्रीय पार्क हैं, उनकी जब स्थापना की जाती है तो उस जगह पर जो लोग निवास करते हैं उनको हटा करके दूसरी जगह पर स्थापित किया जाता है, तो ये पुनर्वास कहलाता है। तो हमारे विकास में जो भी आवश्यक तत्व हैं, जैसे बड़ी सड़कें बनाना, जैसे अभी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है और बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। नदियों को रोक करके पानी का जो है ठहराव करना है। तो जो भराव क्षेत्र में आने वाले स्थान है, वहां के लोगों को पुनर्वास की आवश्यकता होती है। भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए प्रशासन सतर्कता विभाग की स्थापना कब की गई थी? भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए प्रशासन सतर्कता विभाग की स्थापना कब की गई थी? मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक कौन है? मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक कौन है? प्रजनन मूलक परिवार को परिभाषित कीजिए। 2 तरह के परिवार होते हैं, जन्म मूलक परिवार और प्रजनन मूलक परिवार। जन्म मूलक परिवार वह परिवार होता है जिसमें आपका जन्म हुआ है, और प्रजनन मूलक परिवार वह परिवार कहलाता है जिसमें आप विवाह के बाद जाते हैं या आप विवाह के बाद बच्चों को जन्म देते हैं, प्रजनन मूलक परिवार कहलाता है। विस्थापन की समस्या को हल करने के 2 उपाय बताइए। विस्थापन यानी कि जो विस्थापन हो रहा है उसको रोकने के 2 उपाय बताने हैं। कि विस्थापन, जैसे गांवों से शहरों की ओर विस्थापित हो रहे हैं लोग, तो गांव में क्या करें आप?
रोजगार के साधन उपलब्ध करवा दे, रोजगार की व्यवस्था कर दे, पहला उपाय तो ये। दूसरा यह है कि सुविधाएं दे, सुविधाओं में जैसे वहां पर विद्यालय हो, हॉस्पिटल हो और सड़कें हो, पीने का शुद्ध पानी हो। अगर ये है तो निश्चित रूप से विस्थापन रुक जाएगा। अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह, ये दो तरह के विवाह। अनुलोम विवाह का मतलब क्या है और प्रतिलोम विवाह का मतलब क्या है? अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह क्या है? अनुलोम विवाह उच्च कुल का लड़का और निम्न कुल की लड़की जब विवाह करते हैं तो उसे अनुलोम विवाह कहते हैं। और प्रतिलोम विवाह जिसमें निम्न कुल का लड़का और उच्च कुल की लड़की विवाह करते हैं, प्रतिलोम विवाह कहलाता है। ये जो है विवाह निषेध है प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह समाज में प्रचलित है। नेक्स्ट है, मुरडॉक द्वारा प्रतिपादित नातेदारी की श्रेणियों को बताइए। मुरडॉक ने नातेदारी की 4 श्रेणियों का उल्लेख किया है। प्राथमिक नातेदार, द्वितीयक नातेदार, तृतीयक नातेदार और दूर के नातेदार। प्राथमिक नातेदार वह नातेदार कहलाते हैं जिसमें 8 प्रकार के संबंध बनते हैं। द्वितीयक नातेदार में 33 प्रकार के संबंध बनते हैं और तृतीयक नातेदार में 151 प्रकार के संबंधों का निर्माण होता है। प्राथमिक नातेदार और द्वितीयक नातेदार में रक्त एवं विवाह संबंधी लोग निवास करते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे कि जो मुरडॉक द्वारा बताए गए नातेदार की श्रेणियां हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और दूर के नातेदार होते हैं। हिंदू विवाह में आ रहे परिवर्तन बताइए। हिंदू विवाह पहले एक धार्मिक संस्कार था, आज धार्मिक संस्कार न होकर के और इसे एक सामाजिक जो है महत्व के आधार पर, सामाजिक महत्व के आधार पर जो है इसमें परिवर्तन आया है। वृहत परंपराओं से आप क्या समझते हैं? वृहत परंपराएं जो व्यापक क्षेत्र में फैली होती है वृहत परंपराएं कहलाती हैं और वृहत परंपराएं लघु परंपराओं के आधार पर ही बनती हैं। जैसे आप बात करेंगे कि बहुत सारी स्टडीज हुई हैं जिसमें बताया गया है कि किस तरह से वृहत परंपराएं पूरे भारत में एक साथ होती हैं। जैसे दीपावली है, होली है, ये त्योहार परंपराएं क्या है? वृहत परंपराओं के अंतर्गत। एन के बोस द्वारा लिखित 2 पुस्तकों के नाम आपको बताने हैं। एन के बोस द्वारा लिखित 2 पुस्तकों के नाम बताइए। संयुक्त परिवार की 2 विशेषताएं एवं 2 दोष बताइए। संयुक्त परिवार क्या है? इरावती कर्वे ने क्या कहा? जहां पर 2 या 2 से अधिक पीढ़ियों के लोग निवास करते हैं, संयुक्त संपत्ति होती है, संयुक्त रसोई घर होता है, संयुक्त जहां पर कह सकते हैं कि कार्य विभाजन होता है, कर्ता की प्रधानता पाई जाती है, संयुक्त परिवार कहलाता है। तो संयुक्त परिवार की 2 विशेषता क्या है? 2 विशेषता तो यह है कि यहाँ पर कर्ता जो होता है वो एक होता है, धन की बचत होती है, संपत्ति का बंटवारा नहीं होता है, ये तो इसकी विशेषता है। और दोष क्या है? विशेषता या गुण बोल सकते हैं। दोष क्या है? दोष का मतलब है कि संयुक्त परिवार की 2 दोष हैं कि जो आपकी कम उम्र की महिलाएं हैं उनका शोषण ज्यादा होता है, अधिक उम्र की महिलाएं काम नहीं करती और कम उम्र की महिलाओं को संपूर्ण कार्य करना होता है। दूसरा दोष क्या है? कर्ता की स्वेच्छाचारिता हो जाती है। कर्ता कौन? जो घर में कर्ता धर्ता है, जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है, उसकी स्वेच्छाचारिता हो जाती है। और योग्यता का ह्रास होता है। योग्यता का ह्रास क्यों होता है? क्योंकि जो योग्य व्यक्ति है उसको जो है अवसर नहीं मिलता है। जो सबके लिए है वही उसके लिए है, कोई एक्स्ट्रा जो है उसको ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। इसलिए क्या है कि ये इसके दोष हैं। पश्चिमीकरण के 2 कारण बताइए। पश्चिमीकरण के कारण क्या है? एक तो वैश्वीकरण है पश्चिमीकरण का कारण। दूसरा लोगों की आयु का बढ़ जाना है, वो भी पश्चिमीकरण है। तीसरा शिक्षा का विकास हो जाना, ये भी पश्चिमीकरण का कारण है। चौथा कुछ महत्वपूर्ण मूल्य हैं, वो बाह्य जो महत्वपूर्ण मूल्य हैं वो रूढ़िवादिता जो हमारी है उसके ऊपर प्रभावकारी हो रहे हैं। तो ये 3-4 कारण आप उसमें लिख सकते हैं। आईपी देसाई द्वारा प्रस्तुत परिवार के प्रकार लिखिए। आईपी देसाई ने परिवार के कितने प्रकार बताए वो आपको बताने हैं। मादक पदार्थों के प्रकारों का उल्लेख करो। मादक पदार्थ जो नशीले पदार्थ हैं, जैसे हेरोइन है, जैसे कोकीन है, आपका मदिरा पान है, भांग है, इत्यादि बहुत सारी जो है प्रकार हैं। वृद्धजनों की कोई 4 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। वृद्धजन यानी कि जो वृद्ध लोग हैं उनको, वृद्धजनों की कोई 4 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो इनकी बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे सबसे पहली समस्या तो एकांतपन है इनका, यानी कि परिवार में सब लोग जो है इनको एकांत में छोड़ देते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या। दूसरी समस्या क्या है कि इनकी स्थिति में गिरावट आ गई। जो परिस्थिति पहले थी ना परिवार में वृद्धों की सबसे ऊपर हुआ करती थी,
कि सबसे पहले खाना इनको दिया जाता था, सबसे पहले इनको पूछा जाता था, कोई भी काम इनसे पूछ लिया जाता था। आज ऐसा नहीं है। तो ये बहुत सारी समस्याएं वृद्धजनों की है कि उनके खाने की समस्या, रहने की समस्या, संवेगात्मक समस्या, सबसे बड़ी समस्या है संवेगात्मक समस्या, कि उनको एकांत में रख दिया जाता है। उनके साथ परिवार के लोग और बच्चे जब तक बातचीत नहीं करते हैं तो वो मानते हैं कि वो एकांत में हैं। दाई भाग परिवार कहाँ पाए जाते हैं? दाई भाग परिवार कहाँ पाए जाते हैं? द शेड्यूल्ड ट्राइब पुस्तक के लेखक कौन है? द शेड्यूल्ड ट्राइब पुस्तक के लेखक कौन है? प्राथमिक नातेदार को परिभाषित कीजिए। प्राथमिक नातेदार वे नातेदार कहलाते हैं जिसमें रक्त एवं विवाह संबंधी निवास करते हैं और 8 प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। मातृमार्गी परिवार किसे कहते हैं? यानी परिवार 2 प्रकार के होते हैं, मातृमार्गी परिवार और पितृमार्गी परिवार। मातृमार्गी परिवार वो होते हैं जहां पर माता के आधार पर गारो, खासी, नायर, बहुत सारी ऐसी जनजातियां जहां पर मातृमार्गी परिवार है। विवाह को परिभाषित कीजिए। विवाह दो विषम लिंगी जब समाज स्वीकृति के साथ एक स्थान पर निवास करते हैं उसको विवाह कहा जाता है। दो विषम लिंगी एक स्थान पर निवास करते हैं लेकिन समाज स्वीकृति के बाद उसे विवाह कहा जाता है। जाति की प्रमुख सिद्धांतों के नाम बताइए। जाति के बहुत सारे सिद्धांत हैं, अलग अलग दिए हुए हैं। जाति के सिद्धांत, उन सिद्धांतों के आपको नाम याद करने हैं, जिसमें व्यवसाय का सिद्धांत है, ब्राह्मणों की कुटिल राजनीति का सिद्धांत है, आपका कार्य का सिद्धांत है। भाई जाति का जो जन्म हुआ है उसके लिए बहुत सारे सिद्धांत काम आते हैं। क्षेत्रवाद को परिभाषित कीजिए। क्षेत्रवाद क्या है? कि जब कोई भी समाज का व्यक्ति या कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र को महत्व देता है, दूसरे क्षेत्र को महत्व नहीं देता है, तो क्षेत्रवाद कहलाती है। क्षेत्र के प्रति अगाध प्रेम होना ही क्षेत्रवाद कहलाता है, जहां राष्ट्रीयता की जगह वो क्षेत्र को महत्व देता है। जैसे नक्सलवाद है ना, नक्सलवाद क्या है? क्षेत्रवाद का जो है वो है, उदाहरण है कि नक्सली लोग क्या कर रहे हैं कि नहीं, राष्ट्र नहीं है, ये हमारा क्षेत्र ही हमारा है, तो ये क्षेत्रवाद कहलाता है। मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पूछ सकता है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र किस विद्वान की कृति है? कार्ल मार्क्स की कृति है कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। कार्ल मार्क्स ने बहुत सारी पुस्तकों की रचना की थी लेकिन कम्युनिस्ट घोषणा पत्र सबसे महत्वपूर्ण है। पुरुषार्थों के नाम बताइए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। जकात किसे कहते हैं? ये एक धार्मिक कर होता था। काले धन को परिभाषित कीजिए। काला धन क्या है? जो कि अनैतिक रूप से एकत्रित किया गया धन काला धन कहलाता है। यानी कि जिस धन के लिए आपने कोई अधिकार नहीं था लेकिन आपने एकत्रित कर लिया, जैसे रिश्वत लेकर के और जमीन, मकान, प्लॉट, अपना कारखाना ये स्थापित कर लेना काला धन कहलाता है। आप इसको दूसरी तरह से भी कह सकते हैं, जब बिना टैक्स के ही अगर आप उसे एकत्रित करते हैं तो अगर सरकार को टैक्स देके करते हैं तो काला धन नहीं है, और बिना टैक्स दिए अगर आप उसे इकट्ठा करते हैं तो काला धन कहलाता है। प्रभु जाति से क्या अभिप्राय है? प्रभु जाति का अभिप्राय होता है कि जो किसी क्षेत्र विशेष में अपने निर्णय से दूसरी जातियों को प्रभावित करती है वो प्रभु जाति कहलाती है। तो चाहे कोई शक्ति के आधार पे हो सकता है, नौकरी के आधार पे हो सकता है, जनसंख्या के आधार पे हो सकता है, किसी भी आधार पे प्रभु जाति हो सकती है। कर्मकांड के आधार पे हो सकता है। जैसे होता है ना कि पंडित कहीं से निकल रहा, ब्राह्मण अगर गांव में निकल रहा होता है, लोग खड़े होकर अभिवादन करते हैं, यानी कि उस ब्राह्मण के द्वारा लोगों को प्रभावित किया गया है, तो वो क्या कहलाते हैं? प्रभु जाति कहलाते हैं। जैसे किसी गांव में कोई जाति विशेष के कुछ महत्वपूर्ण लोग हैं, नौकरी पेशे में हैं, आईएएस है, आरएस है, तो उस गांव में उस परिवार का प्रभाव ज्यादा होगा तो प्रभु जाति होगी। तो प्रभु जाति क्या होती है? जिसमें उस जाति का विशेष, जाति का संबंध केवल जाति से नहीं है। प्रभु जाति का मतलब है कि जिसका जिस वर्ग, यानी कि या व्यवसाय के आधार पर प्रभु जाति हो सकती है, आय के आधार पर प्रभु जाति हो सकती है, धार्मिक आधार पर प्रभु जाति हो सकती है, शक्ति के आधार पर प्रभु जाति हो सकती है, तो प्रभु जाति किसी भी आधार पर हो सकती है। डीपी मुखर्जी द्वारा लिखित 2 पुस्तकों के नाम बताइए। हमेशा पूछता है वो
तो डीपी मुखर्जी के पुस्तकों के नाम लिखने हैं आपको। नातेदारी की नीतियों के नाम बताइए। नातेदारी की जो रीतियां हैं या श्रेणियां हैं उनके नाम आपको बताना है। परिहार, परिहास, माध्यमिक, संबोध, मातुल्य, पितृस्व, ये इस तरह से आपको बताना है। जाति प्रथा के कोई दो दोष बताइए। जाति प्रथा के लाभ भी हैं तो दोष भी हैं। जाति प्रथा में क्या है? जाति प्रथा में योग्यता का ह्रास होता है, पहला दोष तो ये है। जाति प्रथा समाज के विकास में बाधक है। दूसरी, लघु वृहद एवं लघु परंपरा में अंतर बताइए। लघु परंपरा का क्षेत्र व्यापक होता है, लघु परंपरा का क्षेत्र सीमित होता है। लघु परंपरा जो है जिसका विकास स्थानीय स्तर पर होता है, वृहद परंपरा का स्थान होता है वो अंतरराष्ट्रीय हो सकता है। कल्चर एंड सोसाइटी इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? कल्चर एंड सोसाइटी इन इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है? जाति एवं वर्ग में अंतर बताइए। जाति जन्म पर होती है, वर्ग कर्म पर आधारित होती है। जाति में परिवर्तन संभव नहीं है, वर्ग में परिवर्तन संभव है। सांप्रदायिकता को रोकने के कोई दो उपाय बताइए। सांप्रदायिकता को रोकने के उपाय हैं कि समाज में से जो धार्मिक कट्टरता के कार्य हैं उनको रोका जाए और सभी को सौहार्दपूर्ण वातावरण में रखने का प्रयास किया जाए। औषधि व्यसन किन्हीं दो कारणों से होता है। औषधि व्यसन किन दो कारणों से होता है? बहुत सारे कारण है औषधि व्यसन के। पहला कारण तो यह है कि व्यक्ति तनाव में होता है तो औषधि व्यसन करता है। दूसरा है कि जब व्यक्ति की सामने कठिनाइयां होती हैं तो उसके समाधान नहीं मिलता तब करता व्यसन करता है। तीसरा है बेरोजगार होता है तब व्यसन करता है। तो बहुत सारे कारण इसके हो सकते हैं। महिला हिंसा की शिकार महिलाओं की दो विशेषताएं बताइए। महिला हिंसा में जो शिकार महिलाएं होती हैं उनकी विशेषता क्या है? एक तो वो अनपढ़ होती है, दूसरा गरीब परिवारों से होती है, तीसरा उन महिलाओं की जो आकांक्षा स्तर बहुत उच्च हो सकता है, वह महिलाएं भी हो सकती हैं। चौथा, जिन महिलाओं को संरक्षण प्राप्त नहीं होता, सुरक्षा नहीं होती, उनके साथ हिंसा हो सकती है। नेक्स्ट है मार्क्सवादी परंपरा क्या है? मार्क्सवादी परंपरा जिसमें मार्क्स के द्वारा साम्यवादी समाज की स्थापना की बात की गई, मार्क्सवादी परंपरा कहलाती है। भारतीय मध्यम वर्ग की दो विशेषता बताइए। भारतीय मध्यम वर्ग, देखिएगा वर्ग चार होते हैं, तीन होते हैं, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, जबकि वर्ण चार थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। लेकिन वर्तमान में आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप वर्ण भारत में वर्ग जो है बनाए गए हैं, जिसमें आपका मजदूर वर्ग है, जिसमें आपका शिक्षित वर्ग है, अशिक्षित वर्ग है। भारत में बहुत सारे वर्गों के बहुत सारे स्तर बनाए गए हैं। तो दो विशेषता बताइए। तो इनकी विशेषता क्या है? एक वर्ग अपने वर्ग में विश्वास रखता है, पहली विशेषता तो है। दूसरा, वर्ग में आत्म चिंतन की भावना पाई जाती है, यानी कि वर्ग अपने वर्ग के लिए सहयोग की भावना रखता है। एम.एन. श्रीनिवास द्वारा लिखित दो पुस्तकों के नाम बताइए। एम.एन. श्रीनिवास द्वारा लिखित दो पुस्तकों के नाम बताइए। जाति एवं जाति एक बंद वर्ग है, किसने कहा? जाति एक बंद वर्ग है। जाति एक बंद वर्ग है, किसने कहा? मतलब जाति से बाहर निकलना संभव नहीं है। द सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के रचयिता कौन है? द सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के रचयिता कौन है? चार आश्रम कौन कौन से हैं? चार आश्रम। हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, किसका कथन है? हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, किसका कथन है? मैन एंड हिज वर्क पुस्तक के लेखक कौन है? मैन एंड हिज वर्क पुस्तक के लेखक कौन है? भारत में वर्ग विभाजन के आधार बताइए। भारत में वर्ग विभाजन का आधार जाति है, आय है और व्यवसाय है। मुस्लिम विवाह के कोई दो उद्देश्य बताइए। मुस्लिम विवाह का उद्देश्य है एक तो जो है प्रजनन करना और दूसरा है अपने सांसारिक सुखों को भोगना। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, इरावती कर्वे ने जो है इस पुस्तक की रचना की है। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। सिटीज एंड सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? मुखर्जी। डीपी मुखर्जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? इनकी और रचनाएं जो है उनका आपको नाम लिखना है। भाग ब, देखिएगा बच्चों, इसको आपको ध्यान रखना है कि यदि आप पार्ट ए से प्रश्न करते हैं 40 मार्क्स के, तो 10 मार्क्स का बी पार्ट से करना है। अगर बी पार्ट से दो बड़े प्रश्न करते हैं या एक करते हैं तो बाकी का आपको ए पार्ट से, टोटल 50 मार्क्स से आपको क्वेश्चन करने हैं।
बी भाग जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है, एमएन श्रीनिवास द्वारा प्रस्तुत संस्कृतिकरण पश्चिमीकरण की अवधारणा का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। दूसरा है परंपराओं में द्वंद्व, डीपी मुखर्जी के विचारों की विवेचना करो। तीसरा है सामाजिक संरचना में नातेदारी की भूमिका महत्व को स्पष्ट करो तथा नातेदारी के प्रकारों का भी उल्लेख करो। अगर आप ये 3 प्रश्न कर लेते हैं तो आपको पर्याप्त है, सफिशिएंट है, लेकिन फिर भी इसके आगे कुछ प्रश्न और दिए हुए हैं। भारतीय समाज को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए तथा जाति एवं सांप्रदायिक यानी कि क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद, सांप्रदायिकतावाद, इन प्रमुख कारक बहुत सारे हैं। समाज को प्रभावित करने वाले कारक, विघटन करने वाले कारक, तो इनमें जातिवाद और सांप्रदायिकता का विस्तार से आपको करना है। भारत में महिला उत्पीड़न पर निबंध लिखिए। भारत में महिला उत्पीड़न पर निबंध लिखिए। जीएस घुरिये के शास्त्रीय परिदृश्य का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। जीएस घुरिये, घुरिये नहीं है, जीएस घुरिये का करना है। भारतीय समाज से संबंधित एन के बोस के विचारों की विवेचना कीजिए। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको पहले डिसाइड कर लेना है कि आपको कौन से प्रश्नों को महत्व देना है। एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से चिंतन करके शांत मन से आप प्रश्नों को हल कीजिएगा। धन्यवाद। अपेक्षा करता हूं कि जो मेरे द्वारा आपको सहयोग दिया गया है वो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। ये आशा करते हुए आपको अगेन परीक्षा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी अगर इससे संबंधित आपको कोई परेशानी है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, तो आप संपर्क कर सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी तरह के प्रश्न आपको उपलब्ध हो, सभी विषयों के प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो प्ले लिस्ट खोल करके आप इसको देख सकते हैं। धन्यवाद। जेसी क्लासेज में आपका स्वागत।